students, welcome back to Minds Mind Tutorials. So now we are starting with the topic management of rearing ponds. इससे पहले हमने पॉन्ड मैनेजमेंट में मैनेजमेंट ऑफ स्टॉकिंग पॉन्ड्स वाला जो टॉपिक था उसको देखा था। जो मैनेजमेंट ऑफ स्टॉकिंग पॉन्ड्स टॉपिक था उसमें भी कई हद तक मैंने रियरिंग क्या होता है, रियरिंग पॉन्ड्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में वहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन तो नहीं कहते हुए बल्कि उसका एक थोड़ा सा आइडिया आपको वहाँ पर दिया था। तो अगर आप पॉन्ड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को पूरी तरह से जो टॉपिक रहता है वो रहता है मैनेजमेंट ऑफ स्टॉकिंग पॉन्ड्स एंड रियरिंग पॉन्ड्स। तो ये दोनों टॉपिक्स एक दूसरे से काफी हद तक रिलेटेड है। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि डायरेक्टली रियरिंग पॉन्ड्स पढ़ रहे हैं तो वो भी इनफ नहीं होगा आपके लिए, आपको दोनों टॉपिक्स पढ़ना जरूरी होगा। तो पहले स्टॉकिंग पॉन्ड्स का टॉपिक आपको देखना रहेगा, फिर उसके बाद आप रियरिंग पॉन्ड्स का पढ़ सकते हैं। अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर रियरिंग पॉन्ड की आपको डेफिनेशन बताती हूँ कि रियरिंग पॉन्ड एक्चुअली में होता क्या है। स्टॉकिंग पॉन्ड तो आपको पता है क्या होता है, वहाँ पर हम लोग जो बड़ी मछलियाँ होती है जो अच्छे से डेवलप हो चुकी है, एडल्ट फिशेज जो होती है उनको वहाँ पर रखते हैं और जब तक वो अच्छे से बड़ी ना हो जाए उनको तब तक वहाँ से हार्वेस्ट नहीं किया जाता। तो स्टॉकिंग पॉन्ड जो था वो तो लास्ट स्टेज थी, लेकिन रियरिंग पॉन्ड का मतलब होता है ऐसे पॉन्ड जो जनरली इनका साइज जो होता है वो 0.04 से लेकर 0.1 हेक्टर इन एरिया रहता है और 1.0 से लेकर 1.5 मीटर्स इन डेप्थ ये रहते हैं, इतनी गहराई इनकी जनरली होती है। तो आप इसका साइज तो यहाँ से याद कर लेंगे। दूसरी बात, ये जो पॉन्ड्स रहते हैं ये पानी से भरे होते हैं थ्रू आउट द ईयर, साल भर के लिए, पूरे साल के लिए इनमें पानी हमेशा रहता है। फ्राई आर केप्ट हियर टिल द डेवलपमेंट ऑफ फिंगरलिंग्स। अब यहाँ पर आप टर्मिनोलॉजी को समझिए। सबसे पहले फिशेस के जो छोटे से बच्चे होते हैं वो एग्स से जैसे ही बाहर आते हैं, एग्स में से आते हैं फिशेस के बच्चे बाहर, उनको कहा जाता है फ्राई। फ्राई बाद में थोड़े से बड़े होकर फिंगरलिंग्स को बना लेते हैं। तो फिंगरलिंग्स उसकी अगली स्टेज होती है। फिंगरलिंग्स के बाद जो चीज बनती है वो होती है अडल्ट फिशेस। अडल्ट फिशेस, तो आपको ये लिंक याद रखनी है। अब दूसरी बात, ये जो फ्राई रहते हैं यानी कि एग्स से डायरेक्टली निकलने वाले जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जिस पॉन्ड में रखा जाता है वो होते हैं रियरिंग पॉन्ड, और जहां पर एडल्ट फिशेस को रखा जाता है वो होते हैं स्टॉकिंग पॉन्ड्स। तो टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स भी हम पहले देख लेते हैं क्या होते हैं सारे तरह के। तो रियरिंग पॉन्ड्स का यूज क्यों किया जाता है? रियरिंग फ्राई के लिए, छोटे बच्चों को वहां पर पालने के लिए, फ्राई को पालने के लिए रियरिंग पॉन्ड्स का यूज करते हैं। इनकी आपने साइज देख ली थी, 0.04 से 0.1 हेक्टेयर इन एरिया और 1.5 मीटर तक डीप हो सकते हैं। इन पॉन्ड्स की अगर बात की जाए, शुड ऑल्सो बी फ्रीड फ्रॉम एक्वेटिक वीड्स। अगर यहाँ पर आपको फिशेस के छोटे बच्चों को रखना है तो उसके लिए यहाँ पर भी सेम बातें जरूरी होगी जो स्टॉकिंग पॉन्ड मैनेजमेंट में थी, जैसे वीड्स को हटा देना, प्रेडेटर्स को हटा देना, पैरासाइट्स को हटा देना, फिर एडिशन करना फर्टिलाइजर्स का जिससे कि वहाँ की फर्टिलिटी अच्छी हो जाए सॉइल की। पॉन्ड्स में है 1 से लेकर 125,000, यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे करीब करीब 1,25,000 से 2,50,000 फ्राई पर हेक्टेयर, यानी कि इतने पॉन्ड्स में आप फ्राई को जनरली रख सकते हो। और फ्राई ग्रो इन रियरिंग पॉन्ड्स एंड डेवलप इनटू फिंगरलिंग्स, ये बात अभी हमने देखी थी कि जो फ्राई होते हैं, फ्राई कन्वर्ट होकर फिंगरलिंग्स को बना लेते हैं इन अप्रोक्सीमेटली 60 डेज, जनरली 60 दिन तक करीब करीब। फिंगरलिंग्स जो होते हैं उनकी जो हाइट रहती है, उनकी जो लेंथ होती है वो 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक हो जाती है। 60 दिन के अंदर अंदर इनका साइज ये हो जाता है, यानी ये बड़े हो गए। सबसे पहले तो फ्राई थे, फ्राई फिंगरलिंग्स बना लेते हैं और फिंगरलिंग्स भी जब 50 से लेकर 100 mm तक के हो जाते हैं तो वो और बड़े हो जाते हैं। अब उनको किस पॉन्ड में डालना पड़ता है? उनको स्टॉकिंग पॉन्ड्स में डालना पड़ता है, जिसके बारे में आपने प्रीवियस वीडियो सेगमेंट में 4 पार्ट से टोटल स्टॉकिंग पॉन्ड्स के, उसमें आपने चेक कर लिया होगा। तो ये तो सारी बातें हो गई रियरिंग और स्टॉकिंग पॉन्ड्स के बारे में। तो अब टॉपिक थोड़ा सा क्लियर होने लगा होगा। अब इसको मेनली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन कहता है पॉन्ड इज एन अर्दन एम्बैंकमेंट, एक तरह का अर्थ के अंदर एम्बैंकमेंट होता है, उसको पॉन्ड कहा जाता है। पॉन्ड को आप फिश को ग्रो करने के लिए, फिश को पालने के लिए, उनकी स्पॉनिंग करवाने के लिए, उनका रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए, उनकी ब्रीडिंग करवाने के लिए, ये सारी चीजों के लिए आप पॉन्ड का यूज करते हैं। आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है पॉन्ड का, फिर आपके पास एक कंप्लीट पॉन्ड का डायग्राम आ जाता है। ये भी आप लोग आपकी मतलब जो भी आंसर कॉपीज रहती हैं एग्जामिनेशन में उसके अंदर बनाएंगे। अब 6 तरह के पॉन्ड्स होते हैं, नाम को नोट करते जाइएगा। नर्सरी पॉन्ड, रियरिंग पॉन्ड, स्टॉकिंग पॉन्ड, मार्केटिंग पॉन्ड, ब्रूड स्टॉक पॉन्ड और क्वारंटाइन पॉन्ड। इसमें से आप जो पॉन्ड पढ़ रहे हैं वो रियरिंग पॉन्ड है
और इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो था स्टॉकिंग पॉन्ड। इतने तरह के पॉन्ड्स होते हैं, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर जनरल वे में बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग टॉपिक की डिटेल्स में जाते हैं। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है सबसे पहले हमारे पास नर्सरी पॉन्ड का। नर्सरी पॉन्ड क्या होते हैं, अगर हम बात करते हैं जो स्मॉलेस्ट और शेलोएस्ट होते हैं पॉन्ड्स फॉर फिश कल्चर इज अ नर्सरी पॉन्ड। सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा और सबसे कम गहराइयों वाला जो पॉन्ड होता है जिसमें आप फिश कल्चर करते हैं उसको नर्सरी पॉन्ड कहते हैं। इसका साइज 0.02 से 0.05 हेक्टेयर्स इन एरिया रहता है। इसमें जो पानी भरा होता है वो 1 मीटर तक डीप होता है, बस इतना छोटा होता है, 1 मीटर तक डीप रहता है और ये सबसे छोटा पॉन्ड कहलाता है। आपके सामने डायग्राम है नर्सरी पॉन्ड का। उसके बाद रियरिंग पॉन्ड्स क्या होते हैं। रियरिंग पॉन्ड थोड़े से बड़े होते हैं नर्सरी पॉन्ड से। इनका साइज 0.08 से लेकर 0.2 हेक्टेयर्स इन एरिया रहता है। वाटर इसमें 1.5 से लेकर 2 मीटर तक डीप रह सकता है, इतनी गहराई हो सकती है। और नर्सरी और रियरिंग पॉन्ड दोनों ही सीजनल रहते हैं। हर सीजन में इसको कोई बना के रखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ जब फिंगरलिंग्स जो रहते हैं यानी फ्राई जो रहते हैं उनको जब हमें ग्रो करवाना रहता है, उनको पालना रहता है, जब इन पॉन्ड्स का काम करना जरूरी होता है। तो जनरल वे में ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थी और डायग्राम आपके सामने है रियरिंग पॉन्ड्स का। के बाद आपके पास आ जाते हैं स्टॉकिंग पॉन्ड्स। स्टॉकिंग पॉन्ड्स ऐसे पॉन्ड होते हैं जो सबसे बड़े होते हैं करीब करीब, और 0.2 से लेकर 2.0 हेक्टेयर्स इन एरिया रहता है। इसका साइज 2 से लेकर 3.5 मीटर तक ये डीप रहते हैं। और ये जो पॉन्ड रहते हैं ये कभी कभी पेरिनियल भी हो सकते हैं और सीजनल भी हो सकते हैं। तो पेरिनियल और सीजनल आपको याद रखना था। पिछले 2 पॉन्ड्स सीजनल थे, ये वाले पेरिनियल यानी एनुअली भी हो सकते हैं और सीजनल भी हो सकते हैं। स्टॉकिंग पॉन्ड्स का डायग्राम यहाँ पर मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आती है मार्केटिंग पॉन्ड की डेफिनेशन। मार्केटिंग पॉन्ड का मतलब होता है ये स्मॉल रहते हैं बट क्वाइट डीप होते हैं। छोटे तो हैं लेकिन गहरे ज्यादा है, मतलब ये दिखने में इतने से दिखेंगे बाहर से, लेकिन गहराई इसकी इतनी डीप रहती है। तो बाहर से छोटे दिखते हैं लेकिन अंदर तक गहरे रहते हैं। ये जो पॉन्ड्स रहते हैं ये 0.05 से लेकर 0.10 हेक्टेयर साइज के अंदर रहते हैं। इनके अंदर जो वाटर लेवल रहता है वो 3 से 4 मीटर्स तक हो सकता है समर के अंदर। सो इतने गहरे होते हैं, आप इसे आइडिया लगा सकते हैं। और इसके अंदर ऐसी फिशेस को रखा जाता है जिसको हम स्टॉकिंग पॉन्ड से लाए थे और जिन्हें हमें बेचना है। तो स्टॉकिंग पॉन्ड से मतलब रेडी फिशेस जो रहती है उनको हम लोग स्टॉकिंग पॉन्ड से लेते हैं। अब वो भी फिशेस ऐसी फिशेस हैं जिनको आपको अब ले जाकर बेचना है, तो कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए आपको उन फिशेस को जिंदा रखने के लिए किसी पानी में रखना होगा, तो वो रहेंगे मार्केटिंग पॉन्ड। मार्केटिंग पॉन्ड से आपको नाम याद समझ में आ जाएगा क्योंकि मार्केटिंग करनी है, इसलिए ऐसे पॉन्ड का यूज हो रहा है और डायग्राम आपके सामने है। तो 4 पॉन्ड्स हमने देख लिए। लास्ट के 2 और पॉन्ड्स आते हैं, ब्रूड स्टॉक पॉन्ड एंड क्वारंटीन पॉन्ड। जो ब्रूड स्टॉक पॉन्ड रहता है इसका साइज 0.02 से 0.4 हेक्टेयर्स रहता है। ये पेरिनियल रहते हैं। इसमें पानी की जो डेप्थ रहती है वो 2 मीटर्स तक होती है समर में वैसे भी पानी सूखने लग जाता है। सो पानी ऑलरेडी जब सूख रहा है तो उसके अंदर भी इसका साइज कितना होता है, 2 मीटर्स तक रहता है। और जनरली जो ब्रीडिंग फिशेज रहती है उनको इस पॉन्ड में रखा जाता है। अब आती है क्वारंटीन पॉन्ड की। क्वारंटीन नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, अभी कोविड-19 पेंडेमिक के अंदर बहुत ज्यादा ये मशहूर हो चुका है नाम। क्वारंटीन के अंदर क्या किया जाता है, स्मॉल पॉन्ड रहता है ये 0.02 हेक्टेयर्स का, लेकिन ये पेरेनियल रहता है। इसमें 1.5 मीटर तक ये डीप रहता है। और जो क्वारंटीन पॉन्ड रहता है फॉर अ टाइम टू वेरीफाई दैट दे आर नॉट इन्फेक्टेड, बिल्कुल वैसी डेफिनेशन के हिसाब से इसका नाम रखा गया है। आप समझिए इसको, ऐसी कोई फिशेस जिसमें आपको जरा सा भी शक हो जाए कि इसको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है या इसके अंदर कोई डिजीज है, तो ऐसी कोई फिश जो थोड़ी सी बीमार है उसे क्वारंटीन पॉन्ड के अंदर रखा जाता है ताकि वो दूसरी मछलियों को इन्फेक्ट ना कर दे। फॉर एग्जांपल कोविड-19 पेशेंट्स को क्वारंटीन में रखा जाता है ताकि वो दूसरे पेशेंट्स को इन्फेक्ट ना कर दे। इसी तरह से ऐसी मछलियों को जिन पे थोड़ा सा भी डाउट हो या फिर वो इन्फेक्टेड हो तो उन पॉन्ड्स के अंदर रखा जाता है जिन्हें क्वारंटीन पॉन्ड कहा जाता है। दूसरी बात, ये जो पॉन्ड रहता है इसमें जो डिजीज्ड फिशेस है उनको ट्रीट भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि वो मछलियों को कुछ बीमारी हो गई आपने उधर रख दिया इतना सफिशिएंट, ऐसा नहीं होता। उनका ट्रीटमेंट भी क्वारंटीन पॉन्ड में किया जाता है और उन्हें दूसरे पॉन्ड से दूर रखा जाता है। तो ये बात हो गई क्वारंटीन पॉन्ड की। फ्राई फिंगरलिंग्स रियरिंग पॉन्ड, यानी कि ऐसे छोटे वाले फिशेस के बच्चे जिन्हें फ्राई फिंगरलिंग्स कहते हैं उनको रियरिंग पॉन्ड में रखना है और उनका मैनेजमेंट स्टार्ट करना है। सो जो पॉन्ड्स होते हैं ये कंपेरेटिवली बिगर रहते हैं साइज में, नर्सरीज से बड़े होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते लेकिन नर्सरीज से तो बड़े ही होते हैं। 0.2 हेक्टेयर्स एरिया रहता है रियरिंग पॉन्ड का और इसमें हम फ्राई से लेकर फिंगरलिंग तक की स्टेज पूरी यहाँ पर ही करवानी होती है। तो जब फ्राई से फिंगरलिंग बनता है जब तक आपको रियरिंग पॉन्ड का यूज़ करना होता है। उसके बाद जैसे फिंगरलिंग थोड़े बड़े होने लगते हैं और हमने अभी पिछले वीडियो के इसी वीडियो के पिछले स्लाइड में देखा था
तो उसमें ये बताया गया था फिंगरलिंग्स कितने साइज की जब तक हो जाएंगे जब तक हमें रियरिंग पॉन्ड्स में रखना है, उसके बाद हम उसको स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। सो डिफरेंट स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व रहती है इसके मैनेजमेंट में। तो डिपेंड करता है किस तरह के आपने फ्राई पॉन्ड के अंदर डाले, उस तरह से उनका मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है। और नॉर्मल स्टॉकिंग डेंसिटी जो होती है फ्राई की, यानी कितना आपको रियरिंग पॉन्ड में फ्राई रखना है, वो 0.1 से 0.3 मिलियन पर हेक्टेयर होता है। यानी एक हर हेक्टेयर के हिसाब से देखिए, पर हेक्टेयर हम बात करें तो आपको इतने मिलियन वहाँ पर फ्राई रखने होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखने रहते हैं। और जो नर्सरी फेज़ रहता है, यानी कि जब इससे भी पहले जो नर्सरी छोटे वाला फेज़ रहता है, वो सिर्फ अगर उसकी बात की जाए छोटे पॉन्ड की, तो वो मोनोकल्चर के लिए ज़रूरी रहता है या फिर अच्छा माना जाता है। मोनोकल्चर यानी जब आप एक ही तरह की फिशेस को पाल रहे हैं तो वो मोनोकल्चर, और जब एक से ज़्यादा तरह की डिफरेंट फिशेस का एक साथ कल्चर किया जाता है देन इट इज़ नोन एज पॉलीकल्चर, और पॉलीकल्चर ज़्यादा अच्छा माना भी जाता है। दूसरी बात, जो रियरिंग फेज रहता है वो उसमें पॉलीकल्चर आ ही जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप रियरिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे तरह के डिफरेंट फिंगरलिंग्स भी, फ्राइज भी आप पाल सकते हैं, और अलग अलग कार्प स्पीशीज के आप वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी स्टॉकिंग ऑफ फ्राई की। फ्राई जो रहते हैं उनको कम से कम फिंगरलिंग साइज में जब लाते हैं रियरिंग पॉन्ड्स में, वो वहीं पर रहते हैं, और ये कम से कम 3 मंथ का पीरियड रहता है। यानी फ्राई से फिंगरलिंग बनना और फिंगरलिंग का थोड़ा सा बड़ा हो जाना, ये सब टाइम जो रहता है वो करीब करीब 3 महीने का होता है। यानी कि 3 महीने तक फ्राई और फिंगरलिंग कहाँ पर रहते हैं, रियरिंग पॉन्ड्स में रहते हैं, उसके बाद उन्हें स्टॉकिंग पॉन्ड्स में ट्रांसफर किया जाता है। सो ये जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस रहती है वो कई हद तक डेवलप की गई थी CIFRI की थ्रू फॉर एंश्योरिंग हेल्दी ग्रोथ एंड बेटर सर्वाइवल ऑफ फिंगरलिंग। अब यहाँ पर आ जाती है कि किस तरह से हम फिंगरलिंग का मैनेजमेंट करेंगे जिससे उनके ज़्यादा सर्वाइवल रेट बढ़ जाए। तो अब यहाँ पर उसको देख लेते हैं। पॉन्ड सिलेक्शन करना है सबसे पहले। साइज़ की बात हम पहले भी कर चुके हैं। ये सीजनल पॉन्ड्स होते हैं, इनमें जो इम्पाउंडमेंट्स होते हैं वो ऑफन प्रेफरेबल रहते हैं पेरिनियल के अंदर, यानी कि हमें करीब करीब सीजनल ही चूज़ करना रहता है। केयर यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखनी होती है, और यहाँ पर डक्स को नहीं आने देना रहता है। अगर यहाँ पर डक आ गई तो वो कहीं हद तक ये जो फिंगरलिंग से इनके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और रियरिंग पॉन्ड्स में तो बिल्कुल ही उन्हें नहीं आना देना चाहिए, क्योंकि डक भी कहीं ना कहीं पानी के अंदर ही जाती है तैरने, तो वो वहाँ पर को कोई तरह की प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे किसी तरह की, तो इसी वजह से डक को वहाँ पर प्रोहिबिट करना। दूसरी स्टेप है वीड इरेडिकेशन। जितने भी एक्स्ट्रा या फिर हार्मफुल प्लांट्स हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है, अनवांटेड प्लांट्स हैं, उनका वहाँ से रिमूवल करना। तो वीड्स को शेलो स्मॉल पॉन्ड से हटाया जाता है, और जो कि इकोनॉमिकली और इजीली इरेडिकेट करना आपके लिए ज़रूरी होता है। मैनुअल लेबर आप यूज़ कर सकते हो, और ड्यूरिंग समर मंथ्स ये काम किया जाता है। एंड इसकी जो डिटेल्स है वीड इरेडिकेशन की, कितनी तरह से फिजिकली, केमिकली, मैनुअली किस तरह से वीड का इरेडिकेशन करना होता है, हमने उसको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस करा है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि पॉन्ड मैनेजमेंट के दोनों जो पोर्शन है, स्टॉकिंग भी और रियरिंग भी, दोनों देखना बहुत ज़रूरी है। बात आ जाती है रिमूवल ऑफ अनवांटेड फिशेस की। जो फिशेस जिनका कोई काम नहीं है, जो प्रेडेटरी हो सकती है, उनको हटाना है वहाँ से। उसके बाद ही आप वहाँ पर फिंगरलिंग्स या फिर फ्राई को डाल सकते हैं। तो जो मेथड्स होती है इरेडिकेशन ऑफ प्रेडेटरी और वीड फिशेस के लिए, तो इन मछलियों को हटाने के लिए जो रियरिंग पॉन्ड्स रहते हैं उनमें वो दिए गए सेक्शन 3.3 के अंदर। 3.3 से आपका ये है कि आप लोग प्रीवियस वीडियो में उसको भी चेक करेंगे, वहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। फिर लाइम एप्लीकेशन, लाइमिंग करनी होती है पॉन्ड की। 250 से लेकर 300 किलोग्राम FHA जो रहता है 3 इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट्स में रिकमेंड किया जाता है। फर्स्ट डोज जो रहता है उसको हर वीक, मतलब कहना चाहिए अर्लियर टू स्टॉकिंग करने से पहले पहले लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो ये हो गई लाइम एप्लीकेशन। पॉन्ड में अच्छे से मैन्योरिंग करना, नेचुरल फूड लाना, उससे ही पॉन्ड का फर्टिलाइजेशन बढ़ता है। फिर मैन्योरिंग फर्टिलाइजेशन की बात हो जाएगी। फोर्टनाइटली आपको, यानी कि हर 14 से 15 दिन के अंदर आपको यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का काम देखना होता है। ऑर्गेनिक मैन्योर में आ जाते हैं कैटल डंग, जो कि 2500 किलोग्राम FHA लगाया जाता है, और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर यूज। वाइल जो इनिशियल डोज होता है, पहला डोज जो होता है उसको फोर्टनाइट से करीब करीब अबाउट अ फोर्टनाइट बिफोर द स्टॉकिंग लगाना होता है, स्टॉकिंग करने से पहले। और जो सब्सिक्वेंट वंस रहती है, यानी दूसरे इंस्टॉलमेंट जो होते हैं, वो मंथली इंटरवल्स में लगाने होते हैं फर्टिलाइजर के यहाँ पर। और जो पॉन्ड्स रहता है उसको ट्रीट करने के लिए माहुआ ऑयल केक का यूज़ किया जाता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। काउडंग का भी यूज़ किया जा सकता है इसके साथ मिलाकर। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें यूरिया 100 किलोग्राम के हिसाब से यूज़ होता है, अमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट,
इन सभी का यूज किया जाता है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ड्यूरिंग द रियरिंग पीरियड, जब रियरिंग पीरियड चल रहा होता है। ये सभी चीज मैंने स्टॉकिंग पॉन्ड्स में डिटेल में एक्सप्लेन करी, इसलिए मैं इसको जल्दी में यहाँ पर मेंशन करते हुए जा रही हूँ ताकि टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। एंड जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहती है ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इज गिवन ऑन सेकेंड डे ऑफ स्टॉकिंग एंड देयर आफ्टर एट मंथली इंटरवल्स अल्टरनेटिंग विद द ऑर्गेनिक मैन्योर्स। मैन्योरिंग और फर्टिलाइजेशन दोनों ही सस्पेंडेड हो जाते हैं, नीड बी सस्पेंडेड इफ अल्गल ब्लूम्स और एनी अदर एडवर्स कंडीशन अपेयर इन दी पॉन्ड। क्या होता है ना कि अगर अल्गल ब्लूम आ जाता है पानी में, यानी ज़्यादा एल्गी की ग्रोथ हो जाती है, तो उस टाइम पे आपको वहाँ पर मैन्योरिंग और फर्टिलाइजर्स को रोकना रहता है और सस्पेंड करना होता है। अगर आपने उसको वहाँ पर रोका नहीं तो ये होता है कि वो एल्गी की ग्रोथ और ज़्यादा हाई लेवल पे होने लगती है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो एल्गी इससे ग्रो करती है मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर से। तो हमें इन चीज़ों को एक प्रॉपर अमाउंट में यूज़ करना होता है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमने मैन्योरिंग और फर्टिलाइजिंग कर दिए जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम आ जाए। एल्गल ब्लूम से भी बाद में जाके इन फ्राई और फिंगरलिंग्स को प्रॉब्लम होती है। तो हर चीज़ एक मेंटेन और बैलेंस्ड वे में करना ज़रूरी होती है। यहाँ पर स्पीशीज़ और रेशियो है कि अगर आप लोग पॉलीकल्चर परफॉर्म कर रहे हैं तो किस तरह से स्पीशीज़ को रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल कतरा, रोहू और मृगल, इन 3 मछलियों को अगर साथ में रखा जा रहा है तो कतला की 2 मछली होगी, तो रोहू वहाँ पर 4 होगी और मृगल वहाँ पर 4 होगी। तो इस तरह का यहाँ पर रेशियो रहता है। सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प में 1:1 रहता है, दोनों बराबरी के अमाउंट पे आपको रखनी होती है। सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प में 4:3:3 रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पर सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प में 5, 1.25, 3.75। कतला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प में 3, 4, 1, 2। कतला, रोहू, मृगल, ग्रास कार्प 4, 3, 1.5, 1.5। कतला, रोहू, मृगल, ग्रास कार्प 3, 3, 3, 1। तो ये तो रेशियोज हो गए। तो आपके सामने सारे रेशियोज। सप्लीमेंट्री फीडिंग में यहाँ पर एक्स्ट्रा खाना जो यहाँ पर प्रोवाइड करना होता है। प्लैंक्टन्स को तो पॉन्ड में खा ही लेती है ऑर्गेनिजम्स या फिशेस जो वहाँ पर रहती है, लेकिन अगर वो खाना खत्म हो जाता है तो उनको जो एक्स्ट्रा, क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में रहती है, अब उनको एक्स्ट्रा खाना वहाँ पर देना है, तो इस कंडीशंस को मीट करने के लिए वहाँ पर एक्स्ट्रा डिमांड रहती है। तो सप्लीमेंट्री फीड करवाना ज़रूरी होता है, जिसमें ग्राउंड नट, मस्टर्ड ऑयल, केक और जो राइस ब्रान रहता है उसको 1:1 के रेशियो पर वे कर पाउडर के फॉर्म में इनको खिलाया जाता है। सो पॉन्ड जो रहता है उसमें मॉर्निंग आवर्स के टाइम पर ये सब चीज़ें करनी होती है। और क्वांटिटी में जो फीडिंग जैसे करनी होती है उसका एक चार्ट है आपके साथ। पहले महीने में उसको 6 किलोग्राम खिलाना रहता है, सेकेंड महीने में 10 kgs, थर्ड मंथ में 15 kgs। और फीडिंग अगर कर रहे हैं आप, अगर पानी में अल्गल ब्लूम आ जाती है या फिर एडवर्स कंडीशंस आती है तो आपको ये जो एक्स्ट्रा फीडिंग आप कर रहे हैं वो सस्पेंड करना होती है, रोकना पड़ती है। के बाद ये सारे थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट, अल्गल ब्लूम कंट्रोल वहाँ पर आपको करवाना रहती है, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है। और अब बात आती है फिंगरलिंग की। जब ग्रोथ हो जाती है और वेलबिंग हो जाती है यानी ग्रोइंग फ्राई की ड्यूरिंग द रियरिंग पीरियड, इट नीड टू बी पीरियडिकली चेक। जब ये बच्चे बड़े हो रहे होते हैं फ्राई, इनको धीरे धीरे चेक करते हुए ही हमें चलना होता है कि इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डिजीज तो नहीं आ गई, इन्फेक्शन तो नहीं आ गया, तो इन्हें चेक करना होता है। और इसको कन्वीनियंटली चेक करने के लिए ड्रैग नेटिंग के थ्रू प्रोसेस की जाती है। हेल्दी फिंगरलिंग्स जो होते हैं यानी फ्राई से जब फिंगरलिंग बन जाती है जो 100 से लेकर 150 mm साइज के हो जाते हैं, तो उसको 3 मंथ्स के रियरिंग पीरियड में ऑब्टेन कर लिया जाता है। और जो सप्लीमेंट्री फीडिंग रहती है वो एक दिन पहले ही स्टॉप कर दी जाती है, बिफोर द डेट ऑफ कैचिंग। जब आप जो एक्स्ट्रा खाना खिला रहे थे, अगर आपको दूसरे दिन बच्चों को वहाँ से कैच करना है, फिंगरलिंग्स को वहाँ से निकालना है, तो उसको एक दिन पहले ही सप्लीमेंट्री फीडिंग को रोकना रहता है। हार्वेस्टिंग जो रहती है उसको ड्यूरिंग कूल मॉर्निंग आवर्स में किया जाता है बाय रिपीटेड ड्रैग नेटिंग। और ये सारी ड्रैग नेटिंग के थ्रू आपको वहाँ से उन बच्चों को निकालने का काम हार्वेस्टिंग करना होता है। सर्वाइवल जो रहता है 70-90% एवरेज रहता है 80% का, और 3 महीने में ये रियरिंग करके ऑब्टेन कर लिए जाते हैं। तो ये आपके सामने डेफिनेशन है नर्सरी पॉन्ड्स की और रियरिंग पॉन्ड्स की। हालांकि मैंने शुरू में मेंशन कर दी, पर फिर भी आप चाहो तो डिटेल में लिख सकते हो। ग्रो आउट पॉन्ड्स कहीं ना कहीं वही स्टॉकिंग पॉन्ड्स है जिसमें आपको उन्हें ग्रो करना है। फिर ये सब आप कंक्लूजन पार्ट में भी ले सकते हैं। और एक्वाकल्चर जो रहता है उसको हमने डिफाइन करा रहता है कि मतलब ये फार्मिंग होती है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की, उसी को एक्वाकल्चर कहते हैं। फार्मिंग यहाँ पर इंटरवेंशन से रिलेटेड है, रियरिंग प्रोसेस टू एनहांस प्रोडक्शन को। इंटरवेंशन स्ट्रेटजी रहती है जिससे फिश जो रहती है वो ब्रॉडली क्लासिफाइड हो जाती है प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट, स्टॉकिंग मैनेजमेंट और पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट में। रियरिंग पॉन्ड मैनेजमेंट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। हम यहाँ पर क्विक रिवीजन देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। रियरिंग पॉन्ड्स सेकंड फेज होता है कार्प कल्चर का। फ्राई से फिंगरलिंग की स्टेज रियरिंग पॉन्ड्स में होती है। सीरीज ऑफ रियरिंग पॉन्ड आपके सामने है और जो हॉल ऑफ कार्प फिंगरलिंग्स फ्रॉम रियरिंग पॉन्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से फिंगरलिंग कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। आप रियरिंग पॉन्ड से जब उनको निकाल लेते हो देख सकते हो नेट के ऊपर यहाँ पर फिंगरलिंग्स रखे हुए, इनका ये परफेक्ट टाइम है
यहाँ से इनको बाहर निकाल के आप स्टॉकिंग पॉन्ड में ट्रांसफर करने का। मैनेजमेंट में करना क्या होता है, रिमूवल ऑफ वीड्स करना होता है सबसे पहले मैनुअल या फिर मैकेनिकल मेथड से, इरेडिकेशन प्रीडेटरी और वीड फिशेस का बाय नेटिंग और पॉइजनिंग। यहाँ पर जो खराब तरह की मछलियाँ हैं जो कि छोटी बच्चों को खा सकती हैं, ऐसी मछलियों को वहाँ से हटा देना होता है, या तो आप नेटिंग से हटा दो या फिर उन फिशेस को पॉइजनिंग के थ्रू मार दो, ये प्रोसेस रहती है जनरल वे में। और मैन्योरिंग जो रहती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से होती है। स्टॉकिंग जो होती है कार्प फ्राई की वो सूटेबल कॉम्बिनेशन और रेशियोज में होती है, मैंने अभी रेशियोज आपको ऊपर बता दिए थे किस तरह से रखना होता है। सप्लीमेंट्री फीडिंग यहाँ पर करवानी जरूरी होती है और हार्वेस्टिंग भी यहाँ पर बहुत जरूरी होती है। मैंने आपको कॉम्बिनेशंस तो बता ही दिए थे जो लेना रहते हैं स्पीशीज़ के जब आप पॉलीकल्चर परफॉर्म कर रहे हैं। तो कतला, रोहू, मृगल और कॉमन कार्प जनरली एक अच्छा सेगमेंट रहता है, और दूसरा रहता है सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प एंड कॉमन कार्प। इस तरह से बनाने रहते हैं और सारे रेशियो हम देख चुके हैं। रेट ऑफ स्टॉकिंग क्या रहता है 62,500 और 1,25,000 फ्राई पर हेक्टेयर रहता है। इस तरह से आपको इतने अमाउंट में वहाँ पर हेक्टेयर्स के अंदर फ्राइज को रखना रहता है। नंबर ऑफ फिंगरलिंग्स जो रहती है जो हार्वेस्ट करी जाती है उनका रेंज रहता है 33,000 से 425 से लेकर 95,900 हेक्टेयर्स तक रहता है। प्रोडक्शन वैल्यू इसकी इतनी हो सकती है, 3 महीने तक का ये टाइम पीरियड रहता है जब फ्राई से फिंगरलिंग्स बनते हैं और फिर उन्हें लास्ट में हार्वेस्ट करना होता है। सो ये प्रोडक्शन वैल्यू हो जाती है। ऊपर वाले पॉइंट से अभी आपका कोई कंसर्न नहीं, यहाँ से देखना है। जू प्लैंक्टन्स जो होते हैं वो प्रिफर्ड फूड रहता है कतला फ्राइज के लिए। जो जू प्लैंक्टन्स रहते हैं उससे बड़े शौक से कतला फ्राई जो रहते हैं उसके बच्चे वो खाते हैं। फ्राई जो रहते हैं रोहू के और मृगल के वो एक्सेप्ट करते हैं अदर फीड्स को भी, जैसे सिल्क वॉर्म के प्यूपे उन्हें दे सकते हो आप, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ऑयल केक, राइस ब्रान, व्हीट ब्रान, सोयाबीन, प्रॉन वेस्ट, ये सारी चीज़ें जो रोहू और मृगल के बच्चे होते हैं वो उसको खा लेते हैं। वहीं सिर्फ कतला के बच्चे ज़्यादातर जू प्लैंक्टन्स को पसंद करते हैं खाना। और जो एडवांस्ड फ्राई रहते हैं कतला के जो 35 mm साइज के हो जाते हैं और 2.2 ग्राम्स के रहते हैं, रोहू के 45 mm 2.9 ग्राम, इनका रिकॉर्डेड हाई सर्वाइवल जो है वो 84.4 और 96.6% रह चुका है और ग्रोथ 90 mm तक हो चुकी 7.0 ग्राम और 117 mm 14.7 ग्राम रिस्पेक्टिवली इन 32 डेज। इस तरह का साइज देखने को मिल चुका है। सो दिस ब्रॉट अस टू द एंड ऑफ द वीडियो सेगमेंट ऑफ द पॉन्ड मैनेजमेंट। हमने रियरिंग पॉन्ड और स्टॉकिंग पॉन्ड को यहाँ पर कंप्लीट करा, और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी सो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एंड ऑल्सो अगर आपको लगता है कोई और टॉपिक्स आपको पढ़ना है तो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।